नमस्कार दोस्तों, कहानी दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम आपको मुंशी प्रेमचंद की लिखी गई बड़े घर की बेटी की कहानी हम आपको सुनाएंगे। आइए इस कहानी को सुनते हैं। बेनी माधव सिंह गौरी गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं की कीर्त स्तंभ थे। कहते हैं कि इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थिपंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लेकर उसके सिर पर सवार रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन, सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, छाती चौड़ी। भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे ही पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र पिंगुरों को उन्होंने बीएड इन्हीं 2 अक्षरों पर नौशावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके स्वर को, उनके शरीर को निर्बल और चेहरों को कांतिहीन बना दिया था। इसी वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था और वैदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कड़ मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखी पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं से विशेष प्रेम न था, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला होते हुए और स्वयं किसी न किसी पाठ में वह भाग लिया करते थे। गौरीपुर गांव में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की अरुचि होती है। उसे वह जात और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललानाएँ उनकी निंदक थी। कोई तो कोई उन्हें अपना शत्रु समझने का संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय से उनका विरोध था। इसलिए नहीं वह उसे अपने सास ससुर या देवर जेठ आदि से घृणा होती, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और देने पर परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन नष्ट करने की अपेक्षा उत्तम है कि अपने खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, भरी सिकरे, झाड़ फनूस, मजिस्ट्रेट और रीढ़, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ है, यहाँ सभी विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियाँ हुई और वैद्य योग से सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्जा सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी, पर वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इसलिए ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते थे। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे। सोच रहे थे इनका विवाह कहाँ करें। न तो
यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद वह नागरिक प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो वहाँ रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम से उसे बचपन से ही आदत पड़ी थी, वह यहाँ नाम मात्र कोई भी न था। हाथी घोड़ों को तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई, पर बगीचा नहीं था। मकान में न तो खिड़कियाँ थी, न जमीन पर फर्श, और न दीवार में तस्वीरें लगी थीं। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थी का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपनों को इस नई अवस्था में ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसे विलास के समान कभी ही ना देखे थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी 2 चिड़िया लेकर आया और भाउज से बोला, जल्दी पका दो, मुझे भूख लगी है। ए लड़की, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देखती रही। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो पाव भर का घी न अधिक था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने। उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी नहीं था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया, इतना जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर का घी ना रहा, वह मैंने सब मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल से उठती है, उसी तरह क्षुधा का बावड़ा मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भाउज की यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। स्त्री गालियाँ सह लेती हैं, मार खा जाती हैं, पर मैके की निंदा उनसे सही नहीं जाती। आनंदी मुँह फेर कर बोली, हाथी मारा भी तो 9 लाख का, वह इतना घृणित नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया। थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है कि पकड़कर जबान खींच लूं। आनंदी को यह क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। वह बोली, वह होते तो आज मजा चखाते। अब अनपढ़ उजड़ ठाकुर से क्या कहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ फेर कर साफ कर लेता। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुणगान तुम फूली हुई हो, उन्हें देख लूँगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कंपित हुई और अपने कमरे में जा खड़ी हुई। स्त्री पर बल और साहस, मान मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के बल पर और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पी कर रह गई। श्रीकंठ सिंह घर शनिवार को आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही। कुछ न खाया न पिया, उसकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आया। वह बाहर बैठकर इधर उधर कुछ बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि के बारे में चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे तक चलता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों का ऐसा आनंद मिलता कि खाने पीने की कोई सुध नहीं रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुटकारा मिलना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया। पंचायत उठी। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुँह संभाल कर
बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनीपुरी सिंह ने बेटे की ओर साझी दी। हाँ बहू बेटियों को अच्छा स्वभाव नहीं तो मर्दों के मुंह नहीं लगे। लाल बिहारी वह बड़े घर की बेटी थी, तो हमें भी कोई कुर्मी कुहार नहीं है। श्रीकांत ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप इस बात पर उलझ पड़ी। मायके के सामने हम लोगों को कुछ भी नहीं समझी। श्रीकांत खा पीकर आनंदी के पास गए। वह बड़ी बैठी थी। यह हजरत के भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकांत बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी ने त्योहारियों पर बल पड़ रहे गए झुंझला कर वह मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई उसे पाओ मुंह झुलस दूं। श्रीकांत, इतनी गर्मी क्यों है? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी सहूर नहीं मुझे खड़ाऊ से मार कर नहीं उखड़ता। श्रीकांत, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझ पर मांस पकाने को कहा कि घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी बात पर मायके को बड़ा बुरा भला कहने लगा। मुझसे रह न गया। मैंने कहा कि इतना घी तो मेरे नाई का हार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर वह अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ न फेरी होती तो मेरा सिर फट जाता। उसी से पूछो, जो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ? श्रीकांत की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस? आनंदी, स्त्रियों का स्वभावानुसार वह रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकांत बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष के क्रोधहीन भड़काने का तेल काम करते थे। रात भर करवटें बदलते रहे, पलक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब मैं इस घर में न रहूँगा। इस तरह विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकांत ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों के आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं ही इस बात पर अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना कितना सहज है। बेनी माधव घबरा कर उठे और बोले, क्यों? श्रीकांत, इसलिए कि मुझे अपनी मान प्रतिष्ठा और कुछ विचार है। आपके घर में सब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर पर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ व जूतों से बौछार होती है। कड़ी बात और चिंता नहीं, यह एक दो कह ले वहाँ तक सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं। मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकांत सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत सिर पर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकांत, इतना मैं नहीं जानता। आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं ही जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए हैं, पर जिस स्त्री का मान प्रतिष्ठा
का ईश्वर के दरबार में उदार उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे अब जो कुछ भूल चूक हुई है उसके कान पकड़ो। और लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को अब मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह स्त्री के पीछे? श्रीकंठ, जी नहीं, उनकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, जिससे मेरी कहानी आप